हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पेज झारखंड रूरल एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम राज्य व्यवस्था के दूसरे अध्याय पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पर लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के लिए कंपटीशन और साथ ही साथ एकेडमिक की उन सारी बुक्स को कंप्लीट करूंगा जो आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आवश्यक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग आगे बढ़े। पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, ये जो सीरीज होगी, ये सीरीज आपकी घटना चक्र की सीरीज है और ये अभी हम पॉलिटी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम पॉलिटी के दूसरे अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के दूसरे अध्याय, जिसका लेसन का नाम है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया, ठीक है। इसमें जो पहला सवाल आ रहा है और दूसरा सवाल आ रहा है, उसके तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, पहला सवाल है कि भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो ये स्वराज पार्टी ने 1934 में सर्वप्रथम किया था। उसके बाद हम लोगों का क्रिप्स प्रस्ताव आया था 1936 में, ठीक है, जो कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया अनुमोदन था। तो अगर इसी के हिसाब से पहला जो आंसर होगा वही सही आंसर होगा। तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह सर्वप्रथम अवसर था, ठीक है। आगे बात करेंगे तो आगे कह रहा है कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ से भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था। तो 1934 में जो संविधान सभा का विचार प्रस्तुत करने वाले थे, उनका नाम था एम एन रॉय, ठीक है। तो इसका विचार जो था, संविधान निर्माण करने का जो विचार था, वो एम एन रॉय ने किया था, ठीक है। आगे बात करेंगे। देखिए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव आया था। तो ये प्रस्ताव आया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। तो क्रिप्स मिशन आया था 1936 के समय आया था, ठीक है। सॉरी 1936 ने 1942 के समय आया था क्रिप्स मिशन, क्योंकि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है उसी के बाद हम लोगों का क्रिप्स मिशन आ जाता है। तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने की द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा किया गया था। आगे बात करेंगे तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माण परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या का अनुपात था। तो वहाँ पे था आपका 10 लाख पे एक प्रतिनिधि का चयन किया जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे। आगे है कि इन व्यक्तियों अब देखिएगा, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, उनका नाम था विलियम वुड, जो स्टीफोर्ड क्रिप्स थे वो अध्यक्ष थे, पैथिंग लॉरेंस जो थे वो सचिव थे, और एबी अलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना मंत्री थे, ठीक है। आगे बात करेंगे, संविधान सभा का गठन किया गया था। तो देखिए, संविधान सभा का गठन हुआ था, वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत ही संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। आगे कह रहा है कि 1946 में निर्मित अंतिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो उसके उपसभापति थे पंडित नेहरू। कैसे पंडित नेहरू थे, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि 24 अगस्त 1946 को अंतिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस अव्यवस्था के साथ की गई कि अंतिम सरकार जो होगा 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। आगे बात करेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतिम राष्ट्रीय सलाहकार का सदस्य नहीं था। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी इसका थोड़ा सा बताया गया कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा ने 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतिम सरकार का गठन किया गया। इसमें चंद्र सी राजगोपालचारी शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे तथा जगजीवन राम जो थे वो श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस अंतिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। अगला जो है कि बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में
हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। ठीक है। दूसरा कह रहा है कारण था कि बेबल का विचार था कि ऐसे व्यवस्था में भारत का बंटवारा बच सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो देखिए इसका आंसर तो देखिए कथन एक तो सही है, लेकिन इसका जो कारण दिया गया वो कारण गलत होगा। कैसे ना, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे। तो कह रहा है कि अक्टूबर 1943 में लिलिथगो के स्थान पर आर्कीबाल्ड बोवेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार के विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को बेबल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। बेबल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे इस बेबल योजना में। ठीक है। बेबल योजना का उद्देश्य अगर देखें तो इसका उद्देश्य क्या था ना, राजनीतिक गतिरोध को दूर करना, भारत में पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ना और संविधान के गतिरोध को दूर करना। इसका उद्देश्य कहीं भी नहीं था कि हिंदू मुस्लिम में एकता को और दृढ़ करना नहीं था, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अतः कथन जो है वो सही है, लेकिन कारण जो है वो गलत है। ठीक है। आगे बात करेंगे। 10वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं। तो देखिए वहाँ वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। ठीक है। दूसरा कहते वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम तो नहीं, वहाँ पे अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो रहा था। वह बहुदलीय निकाय थी, एकदम सही है। उनकी अनेक समितियों के माध्यम ने कार्य किया, ये भी सही है। तो यानी ऑप्शन 3 और 4 सही होगा। ठीक है। आगे बात करेंगे। तो आगे देखिए आगे कह रहा है, अच्छा उसी सवाल का यहाँ पे बताया गया कि संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं के उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इन सभा में अपने अपने कार्य के संचालन के लिए अनेक समितियों का भी गठन किया था। ठीक है। आगे बात करेंगे। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे सही कथन को चूज करना है। तो देखिए यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, चलिए ये तो एकदम सही होगा। दूसरा, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, ये गलत होगा। यह बहुदलीय संरचना नहीं था, गलत, ये बहुदलीय संरचना थी। यह कई समिति के माध्यम से कार्य करती थी, सही है। तो ऑप्शन ए और डी होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। तो कह रहा है इसमें ने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, ये भी सही है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, ये सही था। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, नहीं, ऐसा गलत था। इसका चुनाव 1935 के अधिनियम की 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार भी सीमित है, ये भी सही है। तो ऑप्शन होगा आपका, तो यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन सी होगा। सी जो होगा वो गलत है। यहाँ पे देखिए गलत कथन को छाड़ने के लिए बोला, तो ऑप्शन सी गलत होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। ठीक है। आगे बात करेंगे। सवाल नंबर 13। तो देखिए अगला कह रहा है कि भारत के संविधान प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ठीक है ना, तो अलग अलग विधानसभा थे, वहीं से चुना गया था। अगला सवाल है भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य जो थे वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए हुए थे। ठीक है। अगला है संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो यहाँ पे प्रांतीय सभाओं द्वारा किया गया था। आगे बात करेंगे। संविधान सभा में चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो स्थायी अध्यक्ष थे यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इनका बैठक हुआ तो 9 दिसंबर 1946 को देखेंगे तो वहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है। आगे बात करेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है। आगे बात करेंगे। तो आगे देखिए आगे कह रहा है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो वहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। ठीक है। आगे बात करेंगे। भारत का संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो वहाँ पे प्रथम अध्यक्ष होंगे, तो प्रथम अध्यक्ष जो थे स्थायी अध्यक्ष होंगे, तो उनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा।
आगे बात करेंगे तो देखिए आगे कह रहा है स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका भी उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बात करें भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। फिर कह रहा है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। आगे बात करेंगे संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बात करेंगे तो आगे कह रहा है भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था वो भी हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये भी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आगे कह रहा है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो ये पारित हुआ था आपका 22 जनवरी 1947 को। तो देखिए क्या होता है ना, 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है, फिर 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है और 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव शामिल होता है और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा पारित किया जाता है 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, आगे बात करेंगे संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? वो रखा था हमारे पंडित नेहरू जी ने। अगला कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये भी था हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। आगे सवाल पे आएंगे तो आगे जो सवाल है कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय संविधान के निर्माण में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो पहला कह रहा है पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया संविधान के निर्माण पर असर था, एकदम सही है। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य पूर्ति की, ये भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित बनाया, ये भी सही है। राज्य के मुखिया के लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित तो नहीं, राज्य का मुखिया जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है और प्रेसिडेंट का कभी भी प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता। ठीक है, तो इस आधार पे ऑप्शन जो होगा आपका 1, 2 और 3 सही होगा। आगे पढ़ेंगे भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो टोटल अधिवेशन 11 हुए थे, पर 11वां जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि दोबारा जब हम लोगों का लाहौर अधिवेशन में स्वराज की मांग होती है तो उसी दिन पूर्ण रूप से संविधान को लागू करने की बात कही जाती है, तो उसके जस्ट 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 को और एक बैठक होती है, तो इस कारण टोटल अधिवेशनों की संख्या जो होगी वो 12 होगी। ठीक है, पर सवालों के आधार पर यहाँ पे ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी सही है। आगे बात करेंगे भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? तो वो 24 जनवरी 1950 को थी। आगे बात करेंगे अगला सवाल है भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो एक्चुअल में लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। आगे कह रहा है कि मिलान करने कह रहा है कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहले उपाध्यक्ष जो होंगे वो HC मुखर्जी होंगे। ठीक है, फिर कह रहा है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य KM मुंशी थे और राजस्थान की देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? वो थे BT कृष्णमाचारी और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित नेहरू। ठीक है, आगे बात करेंगे तो यहाँ पे और एक पॉइंट है, इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। जो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उस समय अस्थायी उपाध्यक्ष की बात करें तो उनका नाम था फ्रैंक एंथोनी। ठीक है, और जब 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति होती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय, तो उसमें स्थायी उपाध्यक्ष जो होते हैं उनका नाम HC मुखर्जी होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संवैधानिक सलाहकार जो था वो बेनेगल नरसिंह राव थे। ठीक है ना, तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव को ही संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग आएंगे। अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? वो था हमारा BN राव जी ही ने ही किया था। तो BN राव के द्वारा इस संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था और उनके द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया था उसमें मूल रूप से 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, आगे बात करेंगे संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो तृतीय वाचन जो शुरू होता है वो 17 नवंबर 1949 से लेकर 26 जनवरी 1949 तक चलता है। तो यहाँ पे दिएगा ऑप्शन तो सही नहीं है, इस कारण इसको याद रख लीजिएगा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो पूर्ण रूप से तैयार हुआ था आपका 26 जनवरी 1949 को। ठीक है, आगे बात करेंगे
भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो ये भी 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया था। आगे बात करेंगे, भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया था? तो ये भी 26 जनवरी 1949 को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। फिर कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। अगला कह रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया, क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह शुभ दिन था? नहीं, इस दिन क्या हुआ था ना, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया था। और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो अगला सवाल जो है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाएगा? तो देखिए 26 नवंबर को लागू हो जाता है, तो इसी दिन हम लोग क्या मनाएंगे? संविधान दिवस मनाएंगे। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को हम लोगों का संविधान बनकर तैयार हुआ था, अंगीकृत हुआ था, अधिनियमित हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। ठीक है, और इस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे कहते हैं भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था, वो था हमारे संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो ये सारा अधिनियमित तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। आगे कह रहा है भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। तो अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था। ठीक है, आगे बोलेंगे अम्बेडकर को संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो इनका निर्वाचन एक्चुअल में बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। एक्चुअल देखा जाए तो वो पश्चिम बंगाल से हुआ था, लेकिन पश्चिम बंगाल जो था वो हमारे पाकिस्तान वाले क्षेत्र पे आ गया था। इस कारण जो जिस पर उनका काम हुआ था वो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। तो इस आधार पे इसका आंसर जो होगा, आंसर बी होगा। और इसका थोड़ा बहुत लिखा भी गया, उसको पढ़ लेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे। उनकी सीट के लिए कांग्रेस के जो M.R. जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। यद्यपि विकल्प जो है ए पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभिष्ट विकल्प नहीं हो सकता। इस कारण जो आंसर होगा वो बम्बई प्रेसिडेंसी होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार के तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध किया गया। ठीक है, तो इसका में देखेंगे तो यहाँ पे दोनों सही है। कह रहा है कि नवंबर दिसंबर के समय 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप से पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों को एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान भी किया गया था। ठीक है, अगला है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। एकदम सही है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, ये भी सही है। आर और ए दोनों सही है, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ऑप्शन बी सही होगा। कैसे होगा, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको। तो कह रहा है भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए, अतः इसे ग्रहित संविधान भी कहा जा सकता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। संविधान सभा में बहस मताधिकार 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की कौन कहे था? तो ये कहा था मौलाना आज़ाद ने।
निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? तो ये था महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आका। यह जो कथन था, यह कथन था आपका आइवर जेनिंग्स का। किनका था? आइवर जेनिंग्स का। तो आइवर जेनिंग्स का है, उनका मानना है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ और अल्पसंख्यक हितों की भावनाओं के महत्व को बहुत ही कम, बहुत ही न्यूनतम रखने का प्रयास किया। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत का था? तो इनका नाम था ऑस्टिन ग्रेविल ऑस्टिन ने ये कथन कहा था। तो यहाँ पे पढ़ेंगे, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेनविले ऑस्टिन का था और यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी है? वो 15 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आप लोगों का सारा जो हम लोगों का दूसरा लेसन था, भारतीय संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे उनके सवालों को मैंने कंप्लीट कर दिया गया। और अगली वीडियो में मैं संविधान सभा की प्रमुख समितियों से जो भी सवाल पूछे गए उनको कंप्लीट करूंगा। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे लेक्चर को देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं कल के नए वीडियोज़ के साथ।